Hello everyone, good evening. Good evening, Himanshu. Very good evening, yeah. So till now we have 11 people. So we'll start today's session. And today's session include the measures and the central tendencies and the variability. So till now we have studied about the introduction of statistical method in psychology, where we have studied about various methods which help us to calculate the data for all the observation which we conduct with the population, or you can say the sample, right? And in the previous session which I took yesterday, so there we have studied about some classification, how we classify the data and how we tabulate the data, how we form the table, and how we represent the data as per the graphs like a bar graph, the polygon and the frequency polygon histogram. So we have studied some kinds of graph where we represent the data. So today we have to study about some central tendencies measures and the variability. तो अभी तक जैसे मैंने बताया है कि हमने ये देख लिया कि हम वेरियस ऑब्जर्वेशंस करते हैं साइकोलॉजी में, इसलिए हमें स्टैटिस्टिकल की जरूरत पड़ती है, मैथमेटिकल टर्म्स की जरूरत पड़ती है उसको क्लासिफाई करने के लिए, देन उसको कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है साइकोलॉजी में। और कल हमने ये पढ़ा कि हम डेटा को, जो हमारे पास रो डेटा होता है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो मेरे पास डेटा मेरे पास कलेक्ट हुआ है, उसको मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा सो दैट मैं उसको कंपेयर कर सकूं आपस में। उसके बाद मैं उसको टेबल कैसे बनाऊंगा, कैसे मैं को क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, कैसे मैं फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा और कैसे मैं डाटा रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमने कल पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको वेरिएबिलिटी मतलब उनको कैसे कंपेयर करते हैं आपस में। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी बस ये होता है कि जो भी मेरे पास डेटा है, सपोज मेरे पास 100 पीपल्स का डेटा है, 100 पॉपुलेशन है मेरी या सैंपल है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि मेरे पास कोई एक वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूं जिससे मुझे आइडिया लग जाए पूरे डेटा का, कि मेरे पास जो पूरा डेटा है उसका आइडिया निकालना है मुझे, तो मेरे को एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो एक वैल्यू जो पूरे डेटा को डिस्क्राइब करेगी, जो पूरे डेटा का एक हमें ब्रीफ आइडिया देगी, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए एक कोई क्या कहते हैं, एक ऐसा डेटा निकालने के लिए, एक ऐसे एक सिंगल वैल्यू निकालने के लिए जो हमें पूरा आइडिया देगी, वो किसके अंदर आती है? उसी उसी को हम कैलकुलेट करते हैं मीन के अंदर, मोड के अंदर और मीडियन के अंदर। सो वी हैव थ्री मेजर्स ओवर हियर टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट इज योर मीन, then we have median, and the third one is mode. So we have basic three measures over here. So we'll start with the introduction. So introduction. So with the today's topics we have concept of central tendency of data, कि concept क्या होता है central tendency का, जो हम data हमने collect किया है। Then we have different measure of central tendency, कि हम central tendency को measure करते हैं, different types होते हैं उसके। एक तो हो गया मीन, या फिर हमें बोलते हैं इसको अरिथमेटिक मीन, एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेकंड वन इज मीडियन, एंड द थर्ड वन इज मोड, जो हमें हेल्प करता है किसमें? एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक सिंगल डेटा जो हमें पूरा आइडिया देगा पूरे डेटा कलेक्शन का, उन सब में हमें ये तीन में ये जो तीन वैल्यूज हैं, ये जो तीन नाम है मीन, मीडियन और मोड, ये हमें हेल्प करता है। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। हमारे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मीन की, मीडियन की, मोड की, और हमारे एडवांटेज क्या होते हैं मीन, मीडियन, मोड में, और हमारे लिमिटेशंस क्या होते हैं मीन, मीडियन, मोड में। ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर किया हो गया है। देन वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा। ठीक है, कि अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि हमें अब कैलकुलेट कैसे करना है जो सेंट्रल टेंडेंसी का, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, जो हमें आइडिया देती है सेंट्रल डेटा का, उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टू टू टाइप्स के डेटा होते हैं, राइट, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था, जैसे अनग्रुप और ग्रुप। अनग्रुप में वो होता है जो हमारे पास, अनग्रुप मतलब जो ग्रुप में नहीं है, जो सिंगल डिजिट में है, राइट, जो सिंगल डेटा हमारे पास है कि 10 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 90 है, एक स्टूडेंट के 80 है, एक स्टूडेंट के 70 है, तो ये क्या हो जाएगा? अनग्रुप डाटा हो जाएगा। ग्रुप में क्या होता है? जहां पे भी आपको इंटरवल्स में आपको वो मिले ना, कैटेगरी मिले कि जैसे 1 से लेके 30 तक ये इंटरवल है, इसमें इतने बच्चों ने मार्क्स ऑब्जर्व, इतने बच्चों ने मार्क्स यहाँ पे लिए हैं। 30 से 50 तक 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 50 से 70 तक 7 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 70 से 80 तक 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 80 से 100 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जहां जहां पे हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, वहां पे हम बोलेंगे
ग्रुप डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम मीन को अनग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन को ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन मीन को शॉर्टकट मेथड्स कैसे निकालेंगे। फिर हमारे पास है मीडियन को कैसे निकालेंगे अनग्रुप डेटा में, मीडियन को ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड को अनग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन मोड को ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कुछ इनके मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। सो वन बाय वन वी विल गो एंड ट्राई टू स्टडी दिस टॉपिक्स इन डिटेल्स। सो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बुक है, साइकोलॉजी की बुक है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमें बताती है साइकोलॉजी में, तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ नए हम कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने 10th में नहीं पढ़े होंगे शायद, जो 9th 10th की, जो मुझे याद नहीं है कौन सी बुक में होते थे। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पहले, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते थे, वहां पे हमारे पास कुछ अलग फॉर्मूलेज होते थे, और यहाँ पे हमारे पास आपको कुछ नए फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे डेटा जो है उसको मतलब साइकोलॉजी की टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया हो गया है। 10th में हम क्या करते थे, मैथ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते थे, और डिटेल में पढ़ने की वजह से हम एक अलग फॉर्मूला क्या करते थे, बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, पहले साइकोलॉजी में जो इस बुक के अंदर जो फॉर्मुलेज दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम मील कैलकुलेट करेंगे, कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, कैसे मोड कैलकुलेट करेंगे एज पर द गिवन फॉर्मूलाज बाय इग्नू, ये जो हमारा स्टडी मटेरियल है। बिकॉज एग्जाम में क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने एज्यूम करो कि मैंने 10th वाले आपको फॉर्मुलेज बता दिए और वो फॉर्मूले आप यूज करके आप एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करें, तो ऐसा हो सकता है कि जो एग्जामिनर है क्या पता वो खुश ना हो, उसको ऐसा लगे कि यार इन्होंने तो अपना ही अलग से मेथड यूज किया हुआ है, जो हमने जो सिखाया है इनको, जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ वो इनको आता ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद आवर स्टडी मटेरियल, जो जो हमें स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मुलेज दिए हुए हैं उनसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट द टुडेज सेशन विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में बेसिक वही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास सपोज वी हैव अ डेटा एंड की मार्क्स, साइकोलॉजी में बच्चों के जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं 12th स्टैंडर्ड में, उसका हमारे पास डेटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज करना चाहेंगे स्टैटिस्टिकली। ठीक है, तो व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल यू एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम क्या क्या स्टैटिस्टिक टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे उस डेटा को कंप्यूट करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे यही जो मैंने बताया था वही है। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। कोई कॉन्सेप्ट क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का, कॉन्सेप्ट सेंट्रल टेंडेंसी का यही है कि ध्यान से सुन लेना इसको, कि हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया, मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। ठीक है, आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं बेसिक के साथ जाऊं और हमें ये पता चले कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो ये सब वही मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास एज एन साइकोलॉजिस्ट, suppose I have completed my psychology course with the BAPCH, and then I have done my masters, and then I got a job with the job role of psychologist. So in my job role I have to collect some data and then analyze that data, and then came to the I have to come to the conclusion कि अब मेरा conclusion क्या है, मैंने क्या analyze किया है। इसलिए हम statics यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, सब डाटा मेरे पास है, मैंने अब टेबल भी बना लिया उसका, और मुझे ये भी पता चल गया क्लासिफाई कैसे करना है। सब चीज हो गई, मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब मेरा ये काम आता है कि भाई चलो मैंने सारी चीज तो कर ली, अब मुझे ये पता करना है कि मेरे पास तो 100 लोगों का डेटा है, तो 100 लोगों का डेटा कैलकुलेट करने में या उनको एक एक करके समझने में मेरे को क्या टाइम लगेगा, या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा, एक सेंट्रल टेंडेंसी की कोई एक डाटा निकालूंगा जो मेरे को आइडिया दे दे पूरे डेटा कलेक्शन का, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। तो ये हो गया मेरे अपने वर्ड्स में, इनके यहाँ पे जो इन्होंने बताया हुआ है, मेन फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एज फॉलोज। दे प्रोवाइड अ समरी फिगर विद द हेल्प ऑफ विच द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द होल डेटा कैन बी एक्सप्लेन्ड। समझ में आया कि ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है कोई ऐसा फिगर जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि सेंट्रल लोकेशन क्या है, कि पूरे डेटा की सेंट्रल लोकेशन क्या है, ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी से पता चल जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी इजिली रिड्यूस टू ए सिंगल फिगर, है ना। अब यही मैंने बताया था कि जो लार्ज अमाउंट का डेटा होगा, जहां पे बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, एक सिंगल फिगर में रिड्यूस कर देगा। जो कौन करता है, मीन से हम कर सकते हैं उसको, मीडियन से कर सकते हैं, मोड से कर सकते हैं, कैन बी कंप्यूटेड फॉर ए लार्ज डेटा एंड अ सिंगल फिगर कैन बी डिराइव्ड। इससे क्या होती है, मीन मीडियन मोड से क्या होती है, एक सिंगल फिगर हम डिराइव कर लेते हैं जो हमें पूरे डेटा का एक आइडिया हमें बता देता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। व्हेन मीन इज कंप्यूटेड फॉर अ सर्टेन सैंपल इट विल हेल्प गोस द पॉपुलेशन मीन।
ठीक है, कि जब मीन कंप्यूट करते हैं तो पूरे पॉपुलेशन क्या हमें मीन कैलकुलेट करके बताता है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटिंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विल हेल्प इन मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। कि जो हम सेंट्रल टेंडेंसी जो हम निकालेंगे, डेटा निकालेंगे, जो एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे, वो हमें हेल्प करेगा किस चीज में, कोई सर्टेन डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट। देन comparison can be carried out based on the single figures computed with the help of measures of the central tendency। तो ये क्या कह रहा है कि हम कंपैरिजन कर पाएंगे उसके बाद, जब एक मेरे पास एक सिंगल फिगर आ जाएगी, पूरे डेटा की सिंगल फिगर आ जाएगी, उससे मैं कंपेयर कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, with regards to the performance of the students in mathematics test, the mean mark obtained by the girls and the mean mark obtained by the boys can be compared, राइट। अब मीन का मतलब क्या होता है तो मैं आगे बताऊंगा, मैं अभी नहीं कॉम्प्लेक्स करूंगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे मीन मीडियन मोड से, वो हमें हेल्प करेगा कंपेयर करने में, डिफरेंट डेटा को कंपेयर करने में हमें हेल्प करेगा। So then we have some kind of characteristics कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए? द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी नीड्स टू बी adequately set specified and should be clear. It should not be subject to varied interpretation and need to be unaffected by the individual base। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यही बता रहा है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? डेटा चाहिए होता है पूरा। ठीक है, द डेटा नीड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल दैट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो यही सब चीजें कि डेटा क्या होना चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज अगर मैं कुछ यहाँ पे देखूं तो द मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। तो जो मेजर करते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी को, वो क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए समझने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए इजी होना चाहिए। For the values obtained from the computation of measures of the central tendency to be representative of the data, the whole data needs to be computed। ठीक है, तो ये कह रहा है कि for the values obtained from the computation of, जो हम वैल्यू निकालेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करके, मीन मीडियन मोड से जो हम वैल्यूज निकालेंगे, वो क्या करेगा? पूरे डेटा को हेल्प करेगा कंप्यूट करने में, उसको कैलकुलेट करने में। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो होनी चाहिए। देन वी हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक सिंगल डिजिट वैल्यू को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके हमारे पास तीन मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक तो हमारे पास है मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। एक मीन, मीडियन, मोड, ये तीन हमारे पास यहाँ पे ऐसे मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी वाली यूनिट को, सेंट्रल टेंडेंसी वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है कि मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल से बता देता हूँ आपको, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, जिन्होंने अगर पहले पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि मीन क्या होता है। मीन होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज मतलब जितना भी डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, उन सबको प्लस करके और डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैं अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथमेटिक्स एग्जाम में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है, उन सबके मार्क्स का अगर मुझे एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा उन 10 बच्चों के मार्क्स को ऐड करूंगा। एक बच्चे के 15 हैं, एक बच्चे के 35 हैं, एक के 89 आए हैं, एक के 95 आए हैं। मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सबको, और डिवाइड कर दूंगा। कितने स्टूडेंट थे मेरे पास? 10 स्टूडेंट थे। तो उनके सारे मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैं क्या कहूंगा इसको, मीन वैल्यू आ जाएगी। उसी को हम मीन बोलते हैं, उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो अब ये बताओ कि मेरे को मीन निकालने का फायदा क्या हुआ? मेरे को मीन निकालने से ये फायदा हुआ, मेरे पास एक वैल्यू आ गई। मेरे पास पहले की 10 वैल्यूज थी, अलग अलग मार्क्स थे सब बच्चों के। मीन कैलकुलेट करने के पास मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई। उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ? उससे मुझे आइडिया लग गया। उससे मुझे ये आइडिया लगा कि भाई सबके नंबर ऐड करके मैंने टोटल से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एवरेज बच्चों के मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स इतने आए हैं सबके। ठीक है, एक आइडिया। ये सिर्फ हमें एक आइडिया देता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देता। जैसे सपोज करो मैंने 5 पेन खरीदे हैं। मैं अभी मार्केट गया था, मैंने 5 पेन खरीद के लाया हूँ। एक पेन आया 10 रुपए का, एक आया 20 रुपए का, एक आया 15 रुपए का, एक आया 10 रुपए का और एक आया 30 रुपए का। ठीक है, अब मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। अब मुझे ये आइडिया लगाना है कि मैंने यार इतने सारे पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि मैंने लगभग लगभग एक पेन पे कितना पैसा खर्च किया। एवरेज निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जितने के भी मैंने पेन खरीदे हैं सबको ऐड करूंगा, और कितने पेन खरीदे? 5 पेन खरीदे, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो मुझे ये बताएगी कि लगभग लगभग मैंने
एक पेन को खरीदने में इतने पैसे खर्च किए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मीन का कॉन्सेप्ट। अब मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम, कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे म्यू बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल टर्म में म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लेकिन जो सैंपल मैंने बताया था, सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? पॉपुलेशन हमारी पूरी पॉपुलेशन होती है, सैंपल होती है उस पॉपुलेशन का ही एक पार्ट। तो जब हम सैंपल से अरिथमेटिक मीन, मीन भी यही होता है। हाँ अरिथमेटिक मीन भी यही होता है, ओके। ठीक है। लेकिन आगे वो अलग चीज आ जाती है, मैं समझ रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी में हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन और एक टॉपिक और होता है, या तो उनमें कुछ कुछ और यस। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अरिथमेटिक जी। मीन में अगर तुम वैसे अगर बेसिकली जाओगे तो अरिथमेटिक मीन पे भी हमारे पास अनग्रुप डेटा ही होता है या ग्रुप डेटा ही होता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें बहुत सारी अलग ओके। चीजें आ जाती हैं, हम यहाँ पे पहले इसी पे फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम सैंपल का मेन कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम से और एक्स बार से। एक्स के ऊपर ऐसे अगर हम डंडा ऐसे लगा देंगे ऊपर, हॉरिजॉन्टली लाइन अगर एक ड्रॉ कर देते हैं तो ये हो जाता है एक्स बार। तो हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब हम किसी सैंपल का निकालेंगे मीन, और किसी पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे तो हम एक ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीन। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो वैल्यू होती है जो हमें एक सबसे मिडल वाली वैल्यू बताती है, ठीक है, कि मिडल वाली वैल्यू कौन सी है। सपोज कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मैं सेम एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, सबके अगर मार्क्स में क्या देख रहा हूं कितने कितने आए हैं, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में किसी के 10 आए हैं, 15 आए हैं, 25 आए हैं, फिर किसी के 5 आए हैं, फिर किसी के 15 आए हैं, फिर किसी के 40 आए हैं, फिर किसी के 35 आए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन वो होगा कि सब मार्क्स जितने भी आए हैं, सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है, जो मिड पॉइंट हमें बताएगा, पूरे जो डेटा का जो मिड पॉइंट बताएगा, उसी को हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। इसको मैं अगर इसमें एक्सप्लेन करूं, सो मीडियन इज अ पॉइंट in any distribution below and above which lie half of the scores. Median is also referred as P50, the symbol for okay MD. So MD से हम मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीडियन क्या है? बेसिकली मीडियन इज अ पॉइंट। मीडियन एक पॉइंट होता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है, पूरे स्कोर का एक पॉइंट होता है जो हमें क्या बताता है कि इससे बिलो और इससे अबोव हाफ ऑफ वैल्यूज हैं। मतलब ये बीच का ही हो गया ना, कि जो पॉइंट होता है मीडियन होता है वो हमें ये बताता है कि इसके ऊपर की जो वैल्यूज हैं, इसके नीचे की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली मीडियन क्या होता है? मीडियन एक बीच का पॉइंट होता है, जो पूरे डेटा का जो बीच का पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे मीडियन। देन वी हैव मोड। मोड बेसिकली क्या होता है? मोड वो होता है कि सपोज मेरे पास 10 बच्चे हैं, एक के मार्क्स हैं 10, दूसरे के भी आए हैं 10, एक के आए हैं 15, एक के आए हैं 20, फिर एक के आए हैं 15, फिर एक के आए हैं 15, फिर एक के 15 नंबर आए हैं, फिर एक के 20 नंबर आए हैं, और फिर किसी के 10 आए हैं, फिर किसी के 20 आए हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बोले कि इसमें से आप मोड बताओ। तो मोड क्या होता है? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है हम उसी को बोलते हैं मोड। अब यहाँ पे देखो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। 15 चार बार रिपीट हो रहा है। 20 कितनी बार रिपीट हुआ है? दो बार, और ये तीन बार, ठीक है। 20 रिपीट हुआ है तीन बार। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ है? 15 नंबर सबसे ज्यादा बार आया है यहाँ पे। 15 कितनी बार आया है? चार बार आया है 15। तो जो वैल्यू गिवन डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को हम बोलते हैं उस डेटा का मोड, ठीक है। जो भी वैल्यू उस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसी को हम बोलते हैं मोड। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो जैसे नहीं 15 चार बार आया है तो मोड मोड जो होगा वो 4 हो जाएगा। नहीं, चार नहीं होगा, 15 होगा, मोड होगा 15। बस ये तो हमें बताना है कि जब सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है। 15 नंबर रिपीट हुआ है तो 15 इसका मोड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक। मतलब जो टर्म सबसे ज्यादा टाइम्स आती है उसको उस टर्म को ही बोलते हम हैं ना मोड मोड। बोलेंगे, हाँ जी, ठीक है। एनी डाउट? नहीं कोई नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? तो अभी तक हमें बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? ये तब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की और अनग्रुप डेटा की। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? ये वाला अनग्रुप्ड। अनग्रुप डेटा है अनग्रुप ना? डेटा। किसी को डाउट तो नहीं है ना कि अनग्रुप क्यों है, ग्रुप क्यों नहीं है? नहीं। नहीं है, नहीं। शाबाश।
तो ये हमारा अनग्रुप डेटा हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर जैसे मैं ग्रुप डेटा अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ इसको ग्रुप में, तो हम मोड कैसे निकालेंगे? वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें। ठीक है, हमें बस आइडिया लगता है कि 10 से लेके 20 तक के जो नंबर हैं, 10 से 20 तक 5 बच्चों के 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं, तो उसमें मेरे को आइडिया नहीं लगता, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाता कि मतलब कि कितने नंबर आए हैं कितने बच्चों के, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाता हूँ। मैं आइडिया लगाता हूँ कि 10 से 20 तक के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जो हमें एक आइडिया बता देती है, वो भी आइडिया बता देते हैं। ठीक है, कि हाँ अप्रोक्स ये वाली वैल्यू जो है इस डाटा का मोड होगी। ठीक है, तो यहां तक देखो ये समझ में आ गया। मीन क्या होता है? मीन होता है उसका एवरेज, जितनी भी हमें वैल्यूज दी होंगी उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मीडियन क्या हो जाता है? जो एक मिडल पॉइंट होगा पूरे डेटा का, जो मिडल पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन। देन मोड क्या होगा? जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी उसको हम बोल देंगे मोड। ओके। अब इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज। सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, वो इनके सब में यहाँ पे बताया गया है। आप चाहो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है, जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मीन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा गया है, mean is a sensitive to the actual position of each and every square in the distribution, and if another score is included in the distribution then the mean or average of that distribution will change। अब ये क्या कह रहा है कि सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 6 3 2 यहाँ पे 4 वैल्यू मान लो, 5 वैल्यू है, 5 4 6 3 2। अब इसको अगर मैं मीन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। तो सबको ऐड करूंगा तो 20। ठीक है, अब मेरे को मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितनी टर्म्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5। अब ये कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, राइट। यस। तो यहाँ 4 क्या हो गया? 4 मेरा मीन हो गया, इस डेटा का मीन हो गया। तो अब ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि जब मैं यहाँ पे जो 5 मेरे पास टर्म्स हैं, अगर इसमें मैं कोई और टर्म ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं कोई और टर्म यहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म और ऐड कर दिया 8, 8 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो जब मैं 8 इसमें ऐड करूंगा, एक टर्म और लेके आऊंगा 8 वाली, तो क्या हो जाएगा? टोटल भी चेंज हो जाएगा, है ना। टोटल चेंज हो जाएगा और क्या चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 28 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 6। यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये प्रॉपर्टी में ये बता रहा है कि ये फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। अगर कोई भी हम अगर नई टर्म इसमें ऐड करते हैं डेटा में, तो हमारा मीन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। Am I clear? यस। ग्रेट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, मीन डोनेट्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टोटल ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन आर इक्वल टू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो मीन जो डेनोट करता, जो हमें रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करता है? बैलेंस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक एवरेज हमें बताता है। ठीक है, कि जो टोटल जो पॉजिटिव है वो भी और जो नेगेटिव है उसमें वो भी, उसका एक बैलेंस पॉइंट हमें यहाँ पे बताएगा। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि मीन इज स्पेशली इफेक्टिव व्हेन वी वांट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। अब मीन से हमें क्या पता चला? मीन हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी वाले डेटा को। तो मीन हमें क्या बता रहा है? एवरेज बता रहा है ना। तो एवरेज मतलब क्या है? एक लगभग एक मुझे एक ऐसा डिजिट दे दिया जो सब पे अप्लाई हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लगभग यहाँ पे 4 नंबर ही होंगे सारे। जैसे यहाँ पे 4 कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब 4 नंबर ही होंगे सारे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ मीन। एडवांटेजेस ऑफ मीन क्या होंगे? द डेफिनेशन ऑफ द मीन इज रिजिड विच इज क्वालिटी ऑफ गुड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या करता है ये? एडवांटेज बता रहे हैं कि जो हमें गुड मेजर करता है, सेंट्रल टेंडेंसी का एक बहुत अच्छा मेजरमेंट करके देता है, वो मीन होता है। इसका फायदा है, इट इज नॉट ओनली इजी टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो इजी टू कैलकुलेट। इसका एक और फायदा क्या है कि ये ना कि बहुत इजी है समझने में, बल्कि ये इजी है कैलकुलेट करने में भी। आसान है ना, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना हमको, तो हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो आसानी हुआ ना।
इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है ऑल द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर कंसिडर्ड व्हेन मीन इज कंप्यूटेड। ठीक है, इसका एक और एडवांटेज क्या है कि मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मुझे हर एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तभी मैं मीन को क्या कर पाऊंगा, कैलकुलेट कर पाऊंगा। फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स। ठीक है, अब इसका एक और फायदा क्या है, इसके आगे की जितनी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, आगे फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हमें मीन की बहुत बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि बहुत बार जरूरत पड़ती है हमें, जैसे मुझे कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सपोज आगे एक टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो निकालने के लिए मुझे मीन भी पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं कि मीन हमें फायदा करता है, आगे फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए मीन हमें कैलकुलेट करने से आसानी हो जाती है। फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग आर लीस्ट लाइकली टू इफेक्ट मीन। ठीक है, कि जो फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 20 है, ठीक है, अब ये कह रहा है फ्लक्चुएशन, अगर थोड़ी सी वैल्यू को अगर मैं फ्लक्चुएट करूंगा, आगे पीछे करूंगा, प्लस माइनस अगर थोड़ा करूंगा, तो मीन वैल्यू पे हमें बहुत कम फर्क पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 20 की जगह मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे क्या वैल्यू आएगा, 5.2। ठीक है, ये हमारे आ जाएगी मीन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता हूं, तो मीन भी में क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मीन भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। देन वी हैव सम लिमिटेशंस। आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द मीन। इसका मतलब ये है कि कोई अलग वैल्यू अगर मैं ऐड करता हूँ, कोई भी अगर एक्सट्रीम वैल्यू अगर मैं ऐड करता हूँ, तो उससे मीन पे इम्पैक्ट होगा, ये इनके हिसाब से लिमिटेशन है। When there are open-ended classes such as 10 and above 5, mean cannot be computed. In such case, median and mode can be computed. तो ये कह रहा है कि जब open-ended classes होती हैं, ठीक है, जैसे 10 है या उससे ऊपर है या 5 से कम है, तो हमें मीन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खाली उसको मीडियन और मोड निकाल देते हैं, और मीन का हमें वहां पे निकाल नहीं पाते उस वैल्यूज में, तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। इफ स्कोर इन द डाटा इज मिसिंग और लॉस्ट और नॉट क्लियर, अगर कोई भी सपोज यहाँ पे अगर एक वैल्यू यहाँ पे अगर मिसिंग हो जाती है, मान लो 3 यहाँ पे मिसिंग हो जाती है, तो तब भी मैं मीन नहीं निकाल पाऊंगा, ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन मीन थ्रू इंस्पेक्शन, फर्दर इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो ये क्या कह रहा है कि इंस्पेक्शन, अगर मेरे पास अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, डाटा अगर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है सिर्फ ग्राफ है, ठीक है, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ ग्राफ है, और वो ऐसा ग्राफ है जिसमें मुझे क्लियरली मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन सा डेटा है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, तो मैं मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट इज स्क्वीड एंड और इज वेरी asymmetrical as then in such cases mean will not be adequately represent the data। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा, कि जब डेटा के लिए सुटेबल नहीं होता, कब सुटेबल नहीं होता, जब असिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं होता, जो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, मीन को हम सही, मीन जो हम निकालते हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है अच्छे से, तो ये उसका एक लिमिटेशन हो जाती है। ऐसे ही करके हमने यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टीज बता रखी है, एडवांटेज बता रखे हैं, और उनकी लिमिटेशन बता रखी है। मोड की भी प्रॉपर्टीज बता रखी है, एडवांटेजेस बता रखी है, लिमिटेशन बता रखी है। अगर आप कहोगे तो मैं वन बाय वन इसको रीड कर देता हूँ, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू विद दिस टॉपिक्स बाय योरसेल्फ एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक आइडिया हमें पता चल गया है कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, इसका हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें अब कैलकुलेट करने में होगा कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। ये सब इसके अंदर जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, दे कैन फर्दर आस्क मी अ क्वेश्चंस ऑन ग्रुप, और दे कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। तो अगर कोई चाहे, अभी भी अगर कोई चाहे कि भाई नहीं मेरे को तो पूरा समझाओ, एडवांटेजेस एक एक करके बताओ, तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैलकुलेशन, जो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है ये सब चीजें। बताओ, कैलकुलेशंस ही बता दो हिमांशु, है ना, डायरेक्ट क्योंकि ये तो पढ़ लेंगे। ये तो आप, क्योंकि थियोरेटिकल है, इसमें यही चीजें हैं जो हम मैंने बताया ना, जो वर्बली मैंने बताया, वही सब हाँ चीजें जी घुमा फिरा के वही चीजें बताई हुई हैं, घुमा फिरा के वही जी। चीजें बताई हुई हैं, और उसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, okay, so the next topic we have is computation of measure of central tendency in ungrouped and group data। अब हमने इनका प्रॉपर्टीज पता चल गई, मीन, मीडियन, मोड क्या होता I है, हमें had a डेफिनेशन। doubt. यस, Like most questions will be asked from the theory part or the calculations of this.
So as per the assignment which we have received from IGNOU, so there they have asked some theories question as well, and as well we have some numericals as well in the assignment part, if we have gone through with the assignment part. So most probably Okay, we will okay. get a, numerical, or you will see the tabulation, or they will ask that you can select any random data. Then you have to calculate mean, mode, median, standard deviation, and all the like the measurement. We have to use them on that particular questions and need to find out all the answers regarding mean, median, mode, standard deviation. So मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक पक्का आएगा जो आपको एक टेबल दे देगा या डेटा दे देगा, उस डेटा से ही आपको मीन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, और एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट करना है। सब उस डेटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वही हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, वही हमारा 10 20 30 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वहां से। हाँ, थियोरेटिकल पार्ट में आ सकता है, लेकिन वही वाली बात है, अगर आप इसको समझ गए हो देन यू कैन इजीली राइट दिस प्रॉपर्टीज एज वेल। Yeah, okay, got it. So they don't really have a preference, they'll just ask both. Exactly. Thank you. So now we will study about how we go and compute the measure of the central tendency। कि हमने सीख लिया कि मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, कैसे कैसे वो हमें हेल्प करता है एक सिंगल डिजिट निकालने के लिए, सिंगल एक वैल्यू निकालने के लिए, जो हमें पूरी सेंट्रल टेंडेंसी बताती है। अब इसको कंप्यूट कैसे करना है, इसको डेटा में यूज कैसे करना है और कैलकुलेट कैसे करना है, वो हम सीखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अब ये सबको पता ही है कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। आई होप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। So here ungrouped data is basically the data which has not been categorized in any way is termed as a ungrouped data। वो डेटा जो किसी भी कैटेगरी में उनको डिवाइड नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल कि वो हैव एन इंडिविजुअल वो इज 25 ईयर ओल्ड, अनदर वो हैव 30 ईयर ओल्ड, येट अनदर इंडिविजुअल 50 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं है। लेकिन ग्रुप इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, ग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 30 ईयर के बीच में कुछ लोग हैं, कुछ लोग 31 से 35 ईयर के बीच में कुछ लोग हैं, कुछ 30 से 40 ईयर के बीच में कुछ लोग हैं। तो बेसिकली हम पहचानेंगे कैसे, जहां पे हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, ऐसे वाला इंटरवल दिया होगा ना, तो वो हो जाएगा ग्रुप डेटा। और जहां पे सिंपल हमें ऐसा क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा, वो हो जाएगा हमारा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा। ठीक है। तो अब मीन, मीडियन, मोड, तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तीनों चीजें दो जगह अप्लाई होगी। एक तो अनग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आ जाएगा ग्रुप डेटा में कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन हम तीनों का सीखेंगे कि दोनों जगह कैसे कैलकुलेट होता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मीन क्या होता है, मीन बेसिकली होता है जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका सम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यही एग्जांपल है, इसको मैं बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं समेशन। जैसे बनाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब होता है सम। सिग्मा। अगर मैं, हाँ, सिग्मा इसको बोलते हैं। इसको हम बोल देते हैं समेशन ऑफ एक्स एन। डिवाइडेड बाय एन, या फिर आप अगर दूसरा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब है कि एक्स का समेशन, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स वाले, जो ये वैल्यूज है ना, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो इनके बीच का सम, इनके बीच को सम को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सो प्लीज डोंट वरी और हेजिटेट मत करना। ऐसे मत सोचना कि क्या दे दिया है यार, ये एक्स क्या है, एन क्या है, ये अलग ही निशान यहाँ पे बना के दे दिया। तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमको सबको ऐड करना है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और जो एन को रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे m, जो ये m है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन को। सिग्मा एक्स किसको बोलेगा, समेशन ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी स्कोर्स हमारे पास उनको ऐड करके मेरे को लिखूंगा तो हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन, जितने हमारे पास टर्म्स है। जैसे ये अनग्रुप डेटा है ना, अनग्रुप डेटा हम पढ़ रहे हैं, तो अनग्रुप डेटा में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। तो यहाँ पे 10 टर्म्स है, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारा 10। 10। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एक्स चाहिए और डिवाइड में मेरे को एन करना है। तो एन तो मुझे पता चल गया क्या है। अब सिग्मा एक्स मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये मेरा एक्स है,
तो इसको सिग्मा एक्स मतलब इन सबको ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 450। तो मेरा मीन क्या आ गया 450 450 डिवाइडेड बाय में 50 upon 10